पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। तो उसमें हमने राजस्थान के एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत की थी कि राजस्थान की कृषि, राजस्थान की फसलें, राजस्थान की कृषि का महत्व, भूमि उपयोग, फसलों के बारे में। और आज जो बातचीत करेंगे वो हम पढ़ेंगे राजस्थान में फसलों के ढांचा प्रतिरूप का मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। सामान्य रूप से इस विषय को लेकर के चर्चा करने से पहले मैं दो बात अपन इस विषय पे करते हैं। पहली बात तो ये कि राजस्थान में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो सामान्य है। अलग अलग प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न है, एरिया भी अलग अलग है और एरिया अलग अलग होने के कारण से क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग अलग हो गया है। दो तरह की फसलें हमारे यहाँ होती हैं, एक रबी की फसल होती है और दूसरी खरीफ की फसल। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। एक रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल। रबी और खरीफ सामान्य तौर पे कई बार बच्चों की समस्या आ जाती है कि जो रबी है उसे कौन सी फसल होती है और खरीफ जो है उसमें कौन सी। खरीफ और रबी में जो बेसिक अंतर है वो ये है, एक फसल तो वो है जो वर्षा पे निर्भर रहती है, एक फसल वो है जो गर्मियों के दिनों में जिसकी बुआई होती है। वर्षा काल हमारे यहाँ सामान्य रूप से जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का महीना माना जाता है। और ख़ास करके जून जुलाई जो है वो अगस्त, ये 3 महीने तो है ही हैं। और इसमें जो फसलों की बुआई होती है उसमें सामान्य रूप से दलहन और तिलहन दोनों होते हैं। दलहन और तिलहन और उसके साथ साथ खाद्य जो आते हैं आपके वो भी इसमें आज जुड़े रहते हैं। अब हम जब बात करें खरीफ की फसल तो उसमें जो वर्षाकालीन फसलें हैं जो वर्षा के ऊपर निर्भर रहती हैं, उन समस्त फसलों को हम खरीफ फसलों में शामिल करते हैं। और रबी में जो सर्दियों के दिनों में, जैसे आजकल ये सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें जो बुआई की जाती है, खास करके हमारी जो क्षेत्र है उसमें गेहूँ है, चना है, सरसों है, जौ है, ये हम इसमें बुआई करते हैं। और इस बुआई के टाइम पे विभिन्न प्रकार की कमर्शियल क्रॉप्स भी बुआई होती है। जैसे तिलहन की जब हम बात करें तो सरसों इसमें बुआई होती है। इससे पहले मूंगफली भी फसल निकली है, वो भी खरीफ की फसल के साथ ही बुआई की जाती है। और खरीफ की जो फसल है उसमें मोटे अनाज में गंवार की बात कर सकते हैं हम, बाजरे की बात कर सकते हैं, मोठ की बात कर सकते हैं हम। इसी प्रकार तिल जो है जिनको तिलहन में शामिल करते हैं, तिल की बुआई भी खरीफ की फसल में की जाती है। सरसों की फसल जो है वो सर्दियों की होती है और तिल की फसल जो है वो गर्मियों की बरसाती फसल मानी जाती है सामान्य रूप से। इसके अलावा गन्ना जो है वो बुआई की जाती है राजस्थान में कुछ क्षेत्र में। संपूर्ण राजस्थान में इसकी स्थिति तो उत्तम नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में गन्ने की बुआई भी की जाती है। और चावल की कुछ एरिया में भी बुआई की जाती है। चावल जहाँ पानी की बहुत दायता होती है उसमें इसकी बुआई सामान्य रूप से की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसका पैटर्न हमारे यहाँ खरीफ और रबी दो तरह के भागों में बांटा गया है। एक रबी की फसल होगी और दूसरी खरीफ की फसल होगी। और दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है
कि खरीफ की फसल बरसात के मौसम में सामान्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है, उसी समय उसकी बुआई की जाती है और सर्दी आते थे उसकी कटाई हो जाती है और निकाल करके घर तक पहुंचा दिया जाता है, गोदामों तक पहुंचा दिया जाता है। जबकि रबी की फसल जो है वो सर्दी का मौसम यानी जिसमें 18 से लेकर के 20 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री जैसे आजकल चल रहा है, 10 डिग्री तक के टेम्परेचर में इसकी बुआई होती है और इस टेम्परेचर कम होने पे ही इस फसल की जो है वो बुआई की जा करके और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, मार्च में जाते जाते इस फसल की कटाई होना शुरू हो जाता है, फसल की कटाई करनी शुरू कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो यही है, मूल रूप से पहले बरसात की फसल ही हुआ करती थी, उसी पे निर्भर होता था सारा सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिंचाई के साधन बढ़ते गए तो हमने रबी की फसल का बुआई करना भी शुरू कर दिया, जहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो गई, नहर की व्यवस्था हो गई, ट्यूबवेल की व्यवस्था हो गई, फुहार सिस्टम की हो गई या स्प्रिंकलर की सिस्टम की व्यवस्था हो गई, तो इसकी बुआई भी होने लग गई। ये जो प्रमुख रूप से जो फसलें होती हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, उसमें जैसा मैंने बताया मोठ है, बाजरा है, ग्वार है, ये आपके खरीफ की फसल का है, गेहूँ है, सरसों है, चना है, ये आपके रबी की फसल के रूप में हम बुआई करते हैं और प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में गन्ने की फसल भी होती है, कुछ क्षेत्र में मक्का भी बोई जाती है, कुछ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो अरहर है या सोयाबीन है उसका भी बुआई करने का क्षेत्र है। कहने का मतलब ये कि जिनकी मात्रा बहुत कम है, राजस्थान का अधिकतर जो हिस्सा है, राजस्थान के जो अधिकतर जिले हैं उनमें ज़्यादातर सामान्य रूप से जो कुछ ही ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी बुआई की जाती है, चाहे वो चने की बात कर सकते हैं, चाहे वो सरसों की बात कर सकते हैं, चाहे वो गेहूं की बात कर सकते हो, चाहे वो दूसरा जो है ज्वार की बात कर सकते हो, मक्का की बात कर सकते हो। ये विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स हैं जिनकी बुआई की जाती है। कुछ व्यापारिक फसलें जैसे मैंने आपको बताया, कपास भी है, गन्ना भी है, तंबाकू भी है, तिलहन भी है, ये एक क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ प्रमुख फसलों में आता है। जैसे कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, तो गन्ना आ सकता है, कपास आ सकता है, तिलहन जितने भी हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। हमने इन पैटर्न को देखने के बाद में एक बात दिमाग में आती है कि सरकार ने धीरे धीरे इस एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए या इस एग्रीकल्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए 2000 में एग्रीकल्चर पॉलिसी घोषित की और उस एग्रीकल्चर पॉलिसी में ये तय किया गया कि 4% एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी वृद्धि होगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में पर परसेंट की वृद्धि की जाएगी। इस टारगेट को लेकर के 2000 में एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रसारित की गई सरकार के द्वारा और विभिन्न प्रकार के खाद, बीज और सिंचाई के साधन, विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधन दिए गए, किसानों को अच्छी खाद को दी गई, अच्छे बीज दिया गया, किसानों को सिंचाई के अच्छे साधन प्रदान किए गए और किसानों को अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको आर्थिक मदद यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया। इन सब चीज़ों को देने के बाद में कुछ रिजल्ट्स जो हमारे सामने निकल कर के आए वो ये आए कि औसत जो कृषि दर है वो 4% की बजाय 3.5% वृद्धि थी। ये एक अच्छा संकेत था। एग्रीकल्चर में, कृषि में जो वृद्धि की गई वो 3.5% के आसपास वृद्धि दर्ज की गई, तो अच्छा एक संकेत एग्रीकल्चर की तरफ से हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहाँ जहाँ कमियाँ नजर आई सरकार को, उनको दूर करना, निजी क्षेत्र जो भी था, प्राइवेट सेक्टर जितना भी था उसको मजबूत बनाना, उसका रोल, महत्वपूर्ण रोल उसका शामिल करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो केंद्र की नीतियाँ थी उन सब केंद्र की नीतियों को स्टेट गवर्नमेंट एज सच लागू करना और उनका फायदा हमारे कृषकों को पहुँचाना। जैसे कई बार इस विरोधाभास में समय निकलता है कि जो केंद्र की पॉलिसियाँ थी उन सबको पहुँचाया नहीं जाता, लेकिन राज्य सरकार ने पूरा प्रयत्न किया कि किसानों को पूरा फायदा
मिले। इसके अलावा किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया। किसानों को विभिन्न प्रकार के जो संरक्षण हैं, चाहे वो बीज प्रदान करने में हो, चाहे वो खाद प्रदान करने में हो, चाहे वो सिंचाई के साधनों के संबंध में हो, इन सब के लिए भी विशेष प्रकार के साधन दिए गए और उन साधनों के कारण से हमने ये वृद्धि प्राप्त की। एक विकास की बात भी हम कर सकते हैं कि लगातार धीरे धीरे एग्रीकल्चर में विकास हुआ कृषि नीति के कारण से, और उस विकास का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान एग्रीकल्चर की दृष्टि से अग्रणी जिलों में आ गया, अग्रसर हुआ और अपना स्थान प्रमुख स्टेट्स में इसने शामिल किया, जहां पर्याप्त खाद्यान्न हुआ करता था, लोगों को खाद्य सामग्री पर्याप्त नहीं मिलती थी, दूसरे स्टेट से हमें मंगानी पड़ती थी। इन सब की बातों को छोड़ते हुए हम एग्रीकल्चर में सुदृढ़ हुए, मजबूत हुए। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी 2020 भारत सरकार ने, उसका उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो किस्म थी, विभिन्न प्रकार का जो हमारा पौधारोपण का जो सिस्टम था उसको बदला। ये यूँ कह दीजिए फसलों का जो क्रॉपिंग सिस्टम था उसको चेंज किया। उसमें हमने कॉमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ाने की कोशिश की और उसमें भी उन्नत किस्म की बात की। हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम ट्रेडिशन था उसको छोड़ते हुए हमने कुछ ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जिसमें अच्छी फसलों की बुआई होने लगी, अच्छी फसलों से क्रॉपिंग सिस्टम शुरू कर दिया। फिर विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगातार प्रयत्न किया और रिजल्ट ये आया कि विद्युतीकरण से चारों तरफ इलेक्ट्रीफाइड किए जाने का कार्य वो तेज गति से बढ़ा, ताकि लोगों को सिंचाई के पर्याप्त साधन मिल सकें। बीमा की फैसिलिटी सरकार के द्वारा प्रदान की गई। अगर किसान को नुकसान होता है तो वो बीमा कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा सरकार के द्वारा भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि जल का मैक्सिमम उपयोग होने लग गया, व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाने की कोशिश की गई, इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई, लोगों को उन्नत खाद और बीज दिया गया। और इस सब प्रयत्नों के बावजूद हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, समूह को बताया, उनको ट्रेनिंग दी, जगह जगह समय समय पे ट्रेनिंग कैंप खोले गए और उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से ये समझाया गया, ये बताया गया कि क्रॉपिंग सिस्टम यह होना चाहिए, आपकी फसलों की बुआई इस तरह से होनी चाहिए। समय समय पे हमारे यहाँ रेडियो प्रसारण के माध्यम से या टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से या सरकार के विभिन्न प्रकार के सेमिनार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो ओवरऑल स्थिति ये रही कि एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम है या प्रमुख फसलें हैं या एग्रीकल्चर पॉलिसी है, वो मजबूत तरीके से हमारे सामने आई और हमने ये जो वृद्धि दर थी उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश की और हम सफल भी हुए इसमें।